Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. Welcome students. Today we'll discuss the topic principles of management. इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आ गया आपका प्रिंसिपल्स, दूसरा आ गया मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं। तो पहली चीज़ हो गई प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कहने का मतलब यह है कि कुछ फिनोमेना, कुछ रूल्स, कुछ सच्चाई, कुछ फंडामेंटल्स डेवलप करे गए हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि किसी चीज का असर किसी चीज पर पड़ने से, मतलब किसी वजह से किसी दूसरी चीज पर असर पड़ने से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि किसी जेन्युइन कॉज या किसी वजह से असर पड़ना किसी दूसरे, उसका जो रिलेशनशिप होता है वो किसमें? प्रिंसिपल्स बेस्ड होता है। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होगा? इट इज अ सेट गाइडलाइंस विच इज डेवलप्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। मतलब क्या है कि इफ व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दैट इज गाइडलाइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब आपको एक सेट रूल्स, सेट फिनोमिना, सेट फंडामेंटल्स दे दिए गए हैं जिसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो कोई भी सिचुएशन के आने पर, और मैनेजमेंट के या मैनेजर का बिहेवियर भी आप प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल से जज करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बीकॉम एंट्रेंस के व्यू पॉइंट से है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो है फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है? फियोल्स वाज बोर्न इन द ईयर 1841 एंड एज अ प्रोफेशन ही वाज एन इंजीनियर। मतलब क्या है? वो इंजीनियर थे और वो पैदा कब हुए थे? 1841 में। उन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। तो फियोल्स कि पहला प्रिंसिपल, फियोल्स के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो हम एक वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे, सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को पॉज करो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फियोल्स ने जो हमको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं उसमें पहला है वो डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का ये मतलब है कि वर्क or any task, any goal and any work should be divided among the workers according to their knowledge, skills, expertise, their qualification। कहने का मतलब ये है कि आप जो कंपनी के अंदर काम एम्प्लॉयज़ को बांटोगे वो काम उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बांटोगे। ये नहीं है कि एक इंजीनियर को आप मैनेजर का रोल प्ले करने को दे दोगे और एक मैनेजर को इंजीनियर का रोल प्ले करने को दे दोगे। ये भी नहीं है कि आप एक पियोन लेवल के आदमी से मैनेजर का काम कराओगे या मैनेजर से पियोन लेवल का काम कराओगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एक्सेट्रा। तो डिवीजन ऑफ वर्क, उससे क्या होगा? हर किसी आदमी को अपना रोल पता रहेगा, उसके मतलब का काम होगा, वो उसको उतने इंटरेस्ट से करेगा, अपने सारे एफर्ट्स लगाएगा अपना 100% देने में, जो कि हेल्प करेगा आपको अपने टास्क को, गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। नाउ सेकंड प्रिंसिपल्स इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी किसे कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं कि कोई डिसीजन लेने को, पावर को, या अथॉरिटी हम उसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं लोगों को काम बांटूं और लोगों से काम करवाऊं। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कहते हैं कि ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क, टू फुलफिल द वर्क ऑन टाइम, टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो अथॉरिटी इज पावर, अथॉरिटी इज टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ वर्क टू अदर एम्प्लॉयज, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर आता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब यह है कि सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, और जो मैनेजर लेवल का बंदा है या जो हाई लेवल अथॉरिटी पर है उसको उसकी अथॉरिटी पता होनी चाहिए। वो दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, वो अपने ही काम में इंगेज हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जिस एम्प्लॉय को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो उसको जो गिवन टाइम है उसमें कंप्लीट कर दे, और अगर वो नहीं करता है तो अथॉरिटी जिसके पास है, जो अथॉरिटेरियन है, वो
जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पनिश भी कर सकता है, उसको वो फाइन भी लगा सकता है, उसको वो डांट भी सकता है, उसको वो जॉब से निकाल भी सकता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक क्लियर डिस्टिंक्शन है, दोनों चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहते हैं कि बिहेव और वर्क अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जैसे कि आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड वे में जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे स्कूल के अंदर, सारी बुक्स लेके जाएंगे, काम सारा वर्क पे टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए आपका, आप वेल ड्रेस्ड अप होने चाहिए। ये एक स्कूल का एक नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है। इसी तरीके से हर कंपनी का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप लड़ाई नहीं करेंगे, आप अननेसेसरी स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, आप जो है वो बिना बताए छुट्टी नहीं करेंगे, आप किसी से लड़ेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। हर चीज़ का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रॉपर एक कोड ऑफ कंडक्ट आप साइन करते हो जब किसी कंपनी के अंदर में आप जॉब करने जाते हो। तो डिसिप्लिन शुड बी फॉलोड and discipline should be there in the company, which has to be followed by each and every employee of a company. Now the next principles is unity of command. Unity of command का मतलब ये है कि आपको कमांड, जैसे कोई एम्प्लॉई है, ऑर्गेनाइजेशन है, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, तो सबको पता होना चाहिए, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसको कमांड कहाँ से मिलेगी, उसका सुपीरियर कौन है, उसका बॉस कौन है। अगर उसको ये पता होगा कि मेरा बॉस एक ही है, कमांड एक ही जगह से आएगी, तो वो भटकेगा नहीं। तो क्या कहने का मतलब ये, कई सारे बॉस नहीं होने चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी अ बॉस, मतलब सिंगल बॉस विच शुड गिव कमांड, हु शुड गिव कमांड टू अदर्स। उसको पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज को पता नहीं चाहिए फ्रॉम whom they are receiving the command. There is only single boss in the company who gives command to the employees. तो यूनिटी ऑफ कमांड, उससे क्या होगा, इंसान भटकेगा नहीं। अगर अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग कमांड्स आएंगी एक ही काम करने की, तो आदमी कंफ्यूज होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि हमें किसको रिपोर्ट करना है और क्या काम करके किसको देना है, कब देना है। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब वन यूनिट वन प्लान। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक यूनिट, की मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके प्लान एक अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका प्लान अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका प्लान अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट है तो उसका प्लान अलग होगा। तो एक यूनिट का एक प्लान, वो क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्या है कि सारे एम्प्लॉयज एक ही ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने में लगे, अपनी सारी मेहनत एक ही गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाएं, तो वो क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब यूनाइट होकर वो एक ही डायरेक्शन में काम करें, एक ही डायरेक्शन में चले, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आती है बात सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के मद्देनजर रखते हुए आपको ग्रुप इंटरेस्ट भी अचीव करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको सपोज करिए सेल्स बढ़ानी है कंपनी की, तो आप क्या करोगे, जो आपके सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो सेल्स करेंगे, आपके सेल्स मैनेजर्स होंगे, उनको क्या करोगे आप, कुछ इंसेंटिव्स दोगे। उस इंसेंटिव्स के बेस पर वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए भी काम करेंगे, मतलब जितना वो ज़्यादा सामान बेच पाएंगे उतना ज़्यादा उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेगा, और जितना सामान ज़्यादा वो बेचेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी की भी सेल्स बढ़ेगी, सेल डेवलप होगी। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ, ग्रुप इंटरेस्ट के साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी कारगर होगा, कंपनी का इंटरेस्ट भी मूव करेगा आगे। उसके बाद आता है आपका रिम्यूनरेशन, मतलब कि सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है कि एवरी एम्प्लॉय शुड बी कंपनसेटेड अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, स्किल्स, वर्क, एंड शुड बी कंपनसेटेड अकॉर्डिंग टू हिज सेटिस्फैक्शन लेवल। कहने का मतलब यह है कि जो मार्केट में सैलरी चल रही है, आप कॉम्पिटिटिव सैलरी लोगों को पे करिए, जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड सही से बिता सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें अपना, और टाइम पर उनकी सैलरी दीजिए। जितना वो काम करते हैं, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से उनको सैलरी दे दीजिए, तो दे विल ऑलवेज फील मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम योर साइड। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि सेंट्रलाइज करने का मतलब यह है कि सारी पावर एक बंदे के हाथ में या एक दो लोगों के हाथ में हो जाना, और डिसेंट्रलाइज करने का मतलब यह है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर को बांट देना। जैसे कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखें तो वाइस चांसलर इज द सुप्रीम अथॉरिटी, उसके बाद रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर, प्रॉक्टर, ये सारी टीम उसने बना रखी है अपनी वाइस चांसलर ने। तो वो क्या है कि वाइस चांसलर सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर वो सारी पावर्स अपने पास रखे हैं तो वो सेंट्रलाइज हो गई, लेकिन उन्होंने पावर किसको बांट दी, प्रॉक्टर को बांट दी कि आप डिसिप्लिन देखिए यूनिवर्सिटी का, फाइनेंस ऑफिसर को बांट दी कि आप यूनिवर्सिटी का फाइनेंस देखिए, रजिस्ट्रार को बांट दी आप नॉन टीचिंग देखिए,
कंट्रोलर को बांट दी कि आप एग्जामिनेशंस कराइए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराइए, नॉर्मल एग्जामिनेशन कराइए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब ये भी नहीं करना है आपको सारी पावर्स आपने बांट दी, और ये भी नहीं करना है कि सारी पावर्स आपने अपने पास रख दी। आपको देखकर एक लेवल बना देना है, उसके हिसाब से आपको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। पावर को एक या दो लोगों के पास या एक ही यूनिट के पास रखना, और अगर वो पावर आप एक फॉर्मुलाइज्ड वे में, एक बैलेंस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, कंपनी के अंदर एक चेन होती है। चेन क्या होता है कि एक फ्लो है, आपको उसको ब्रेक नहीं करना। जैसे कि यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले अगर कोई बहुत मेजर डिसीजन होता है तो वाइस चांसलर की तरफ से होता है, फिर वो सपोज करिए रजिस्ट्रार पे आया, रजिस्ट्रार साहब ने उसको दिया प्रॉक्टर सर को, प्रॉक्टर सर ने फिर उसको दिया अपने लोकल डिप्टी प्रॉक्टर्स को, असिस्टेंट प्रॉक्टर्स को दिया। तो इस तरीके से करके एक इन्फॉर्मेशन फ्लो हुई, वो आप कह सकते हैं एक ऑर्डर फ्लो हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे के अथॉरिटीज पर एक ऑर्डर फ्लो हुआ। तो समझ में आ गई बात। अब क्या है, कोई ऑर्डर नीचे से ऊपर जाना है, कोई ऑर्डर नीचे से ऊपर जाना है, तो वो भी एक फॉर्मलाइज्ड वे के थ्रू जाएगा। अगर आपको शिकायत करनी है तो पहले आप टीचर से करोगे, टीचर नहीं सुनेगा तो फिर आप वाइस प्रिंसिपल से करोगे, वो नहीं सुनेगा तो फिर आप प्रिंसिपल से करोगे, फिर उसके बाद आप कोई ऊपर अथॉरिटी पर जाओगे, स्कूल के मैनेजर के पास जाओगे। तो वो चीज आती है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन में, दैट यू नीड नॉट टू ब्रेक द चेन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन फ्लोज, ईदर फ्रॉम द अपवर्ड और फ्रॉम द डाउनवर्ड। आपको ये नहीं पता कि ऊपर से नीचे आ रही है इंफॉर्मेशन और ऊपर से नीचे आ रही है, आपको वही फॉलो करनी है। लेकिन इफ यू ब्रेक दिस चेन, अगर आप चेन को ब्रेक करते हो, जैसे कि एफ ने कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जी को दे दी, डी ने कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जी को दे दी, या एफ ने कोई बी को दे दी, बी ने जी को दे दी, तो ये क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। आप जब चेन को ब्रेक करते हो इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए, इंफॉर्मेशन फ्लोट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, गैंग प्लैंक। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट पढ़ा हमने पढ़ा रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। हमने इसके अंदर ये 4-5 प्रिंसिपल्स कवर करे। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट बोर्ड में मैं आपको और आगे के प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर देना, कमांड देना, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑर्डर का मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ मैन मटेरियल लेबर एट ए राइट प्लेस एट ए राइट टाइम। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें पहले से मौजूद होना। ये मतलब नहीं है, बिल्कुल भी इसको मत मानिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सही टाइम पर सही चीज़ों का मौजूद होना कहलाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। अगर आप पहले से कोई चीज़ ला के रख दोगे तो वो आपके पास आइडल पड़ी रहेगी, ख़राब पड़ी रहेगी, आपका मनी भी वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, एसेट्स एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, समानता, मतलब सबको एक तरीके जैसा मानना। देयर इज नो डिफरेंस इन एम्प्लॉयज। मतलब कहने का मतलब ये, देयर शुड बी अ फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी को बोनस दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया, आप सब लोगों को बोनस देंगे। अगर आपने किसी को पनिशमेंट दिया, किसी कोई गलती उसने करी, अगर वही सेम गलती कोई और रिपीट कर रहा है तो आप उसको सेम पनिशमेंट देंगे। उसके बाद आता है आपका कि फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ में ये आता है आपका, कोई छुट्टी ले रहा है अगर वो छुट्टी आपने सेम चीज़ के लिए किसी और को दी है तो आप उसको भी देंगे। सारी फेस्टिवल्स की हॉलीडेज़, सारे रिलीजियस के लोग जो भी हैं, जो अलग अलग रिलीजन के हैं, उनको आप छुट्टी देंगे। तो देयर शुड बी अ फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कहीं रोकना किसी चीज़ को। टेन्योर का मतलब क्या होता है, टाइम। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं करेंगे आप किसी भी एम्प्लॉय को आपने 3 महीने रखा, निकाल दिया, फिर दूसरा एम्प्लॉय रख लिया, ऐसा नहीं करेंगे आप। या तो पहले से देख के रखिए कि एम्प्लॉय को काम आता है नहीं आता, तो आप उसे तब हायर करिए। अदरवाइज आप किसी बंदे को हायर कर रहे हैं तो आप उसको फौरन मत निकालिए, आप उसको अपने यहाँ फिक्स कर लीजिए एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय को भी आपकी कंपनी घर जैसी लगे, कि सेफ फील करे, उसको लगे कि मेरी जॉब
ऑलमोस्ट सिक्योर और सेफ है, और आपको भी जो है वो कोई बंदा परमानेंट मिल पाए। आप फॉरन फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करोगे, आप नहीं निकालोगे एम्प्लॉयज को, आप क्या करोगे, आप उसको रोकोगे। अगर वो कोई काम नहीं भी कर पा रहा है तो आप उसको सिखाओगे। तो देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इन योर कंपनी। यू शुड नॉट टर्मिनेट द एम्प्लॉय, you should not order them to leave the company as and when you need। ठीक है, उसका आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कि आप लोगों को इनिशिएटिव लेना, नहीं। आप क्या करोगे, हर एम्प्लॉय को, कंपनी के हर एम्प्लॉय को आप क्या करोगे, ऐसा मोटिवेट करोगे, ऐसी चीज़ें बताओगे, उससे ऐसी चीज़ें कहोगे कि कंपनी के हर मेजर डिसीजन में वो अपना कोई स्टेप ले पाए, कोई इनिशिएटिव बता पाए, आपको ये बता पाए कि आप इसमें ऐसा काम करिए। आप सबसे एडवाइस लोगे, भले आप उसको इम्प्लीमेंट मत करो, लेकिन अगर आप सबसे एडवाइस लोगे तो उनको ये लगेगा कि कंपनी के ओनर या कंपनी का मैनेजर हमको अपने जैसा अपने जैसे में मानते हैं, हमारे ऑर्डर मतलब हमारे एडवाइस को वो लोग कंसीडर करते हैं या हमसे एडवाइस लेते हैं। तो एक छोटे से छोटा एम्प्लॉय, बड़े से बड़ा एम्प्लॉय बहुत अच्छा फील करेगा। तो इनिशिएटिव का पार्ट कंपनी में जरूर होना चाहिए। उसके बाद आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेवलप्स टीम स्पिरिट। मतलब देयर इज अ ड्यूटी ऑफ अ मैनेजर और कंपनीज ओनर टू डेवलप टीम स्पिरिट। मतलब सब लोगों को मिलाकर चलना, इकट्ठा करके चलना, कोऑर्डिनेशन होना कंपनी के अंदर, सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना, विद इन द डिपार्टमेंट जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल गोल है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास यहाँ तक आने तक फ्यूल्स के सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपके फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर आकर आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो बीकॉम एंट्रेंस का बिजनेस का फिनिश होता है। मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करा दिया है इससे पहले। अब आप लोगों के 2 यूनिट रह गए हैं बीकॉम एंट्रेंस के सिलेबस को पूरा करने के लिए, बिजनेस के लिए। थैंक यू।